हमने सबसे पहले अपनी ऑटो बुक की स्टेशन से आके दतिया से, और उसके बाद इस किले को आपको दिखाएंगे अभी जाके। ये है आपका टिकट काउंटर, लेकिन हालांकि बंद है। टिकट कह रहे हैं सबसे ऊपर एंट्री के बाद मिलेगा, और यहाँ से जाएंगे। ये यहाँ से एंट्री इसकी, ये यहाँ से जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ऊपर क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएम पब्लिक ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे अजूबे महल में लेके आया हूं, जिसको उस समय में बनने में 9 साल और उस दौर में लगे 35 लाख रुपए लगे हुए थे। जहां बनवाया गया था इस महल को किसी न किसी राजाओं के द्वारा ही, लेकिन आज तक इस कहने का मतलब मेरे ये है कि इस महल में आज तक कोई राजा राज करने नहीं आया हुआ है। जैसे कि मैं आप इसके द्वितीय खंड में मौजूद हूं, और आप यहाँ से एक दतिया के सुंदर भव्य नजारे का जो सिटी है उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुराने कुछ खंडरों के रूप में अभी भी स्थिति देख सकते हैं। महल के महज कुछ दूर में और कुछ पहाड़ियों में कुछ महल अभी भी खंडहर के रूप में पड़े हुए हैं। कि 7 मंजिला महल को राजा वीर सिंह देव ने 1614 में मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। यह राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ मेल है। आप देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी और कारीगरी को। कहा जाता है कि जहांगीर सिर्फ यहाँ एक रात के लिए रुके थे, और उसके बाद ये महल हमेशा के लिए खाली हो गया। यहाँ की बारीक नक्काशी और वाली जो खिड़कियां हैं, जो नक्काशीदार खिड़कियां हैं यहाँ की, और पत्थर की जो जालियां और विशाल गलियारे हैं, देख सकते हैं यहाँ के जो गलियारे हैं और जो पत्थर की नक्काशियां हैं इनके बारे में। और दोस्तों, इस महल में लगभग 440 कमरे हैं। इस सबसे कमाल की बात यह है कि इसे बनाने में लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये पूरी तरह से पत्थर और ईंटों से बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर कुछ बुंदेली पेंटिंग की भी बनी हुई है, लेकिन जो मैं दिखाऊंगा अभी ऊपर चल के आपको, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, यहाँ के पुराने गुंबद, कितनी प्राचीन नक्काशी है यहाँ पे। हम आपको ये भी जानकारी दें कि वीर सिंह देव ने जहांगीर की मदद के लिए अकबर के नौरत्न अबुल फजल की हत्या कर दी, और उसकी हत्या कर देने के बाद जिसके बदले में जहांगीर ने उसे दतिया और ओरछा की रियासत सौंपी थी। इसके अंदर का सुंदर नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से जाने के बाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक भव्य नजारा, और ऐसे प्रांगण में आया हूं मैं जहाँ पर खुला मैदान और ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ के ऐतिहासिक को जो है इतिहास को बटोरे हुए है। आप देख सकते हैं ये 7 खंड इमारत अभी मैं कुछ जगहों पे जहाँ पे परमिशन नहीं है वो चीजें लॉक हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर मेरे मोबाइल का फ्लैश भी काम नहीं कर रहा। गलियारों को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हालांकि काफी अंधेरा है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा फ्लैश के जरिए। देखिए कितना अच्छे तरीके से डिजाइनिंग की गई है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब भी मैं बाहर से अंदर की तरफ आता हूँ, अभी देखिए मैं बाहर का नजारा देखता हूँ, तो हालांकि आज है 1 मार्च और यहाँ पे गर्मी का कुछ मौसम दिखाई दिया, मतलब यहाँ पे गर्मी। और जैसे ही मैं इसके अंदर प्रवेश करता हूँ तो यहाँ से एक ठंडे मौसम का जैसे लग रहा है कि जैसे अंदर आते ही कुछ ठंडक का अनुभव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों गलियारे चारों तरफ से देखिए ये, और चारों वेंटिलेशन ऐसा बना हुआ है कि इधर से भी आप आ जा सकते हैं और यहाँ से भी, और ये चारों रास्ते कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जुड़े हुए। ये देखिए दोस्तों, ये चीज, और लगे गुंबद को आप देख सकते हैं। मैं आपको गुंबद देखिए, ये 400 साल बाद भी बिना आधुनिक सपोर्ट के भी ये पूरा महल बिना किसी आधुनिक सपोर्ट के टिका हुआ है।
और बिना किसी सीमेंट और आज की आधुनिकीकरण के बावजूद भी ये कितनी विशाल इमारत आज भी सतखंड के रूप में खड़ी हुई है। जैसे कि आप 400 साल पहले बने इन मेहराबों को देख सकते हैं, बिना सीमेंटेड और बिना किसी सरिये की सहायता से, और सिर्फ पत्थर से तराश करके बनाया गया महल आज भी उसी तरीके से खड़ा हुआ है। आप इस किले को देख सकते हैं कि 7 खंड का बना हुआ, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, 7 खंड का बना हुआ, बिना किसी सीमेंट और बिना किसी सरिये का आज भी इसी तरीके से खड़ा हुआ है। इतिहास को संजोए हुए आज तक इस महल को बनवाया गया, जिस राजा द्वारा बनवाया गया था जिन राजाओं के द्वारा, आज तक कोई भी राजा यहाँ पर आ करके राज नहीं किया। काट कर बनाई गई है, देखिए नक्काशीदार खिड़कियां, और कितनी बुलंद हवा आती है, और इतनी ऊंचाई में बनने के बाद भी ये आज भी महल बिल्कुल ठंडा रहता है। यहाँ से आप सुंदर नजारा भी शहर का ले सकते हैं, और इतनी बेतहा हवा आती है अंदर को, बेतहाशा हवा और ठंडी हवा आती है जो महल को पूरी ठंडा रखती है। और रोशनी के लिए भी आप सामने से देख सकते हैं कि एक ऐसी भूल भुलैया जैसे ये, इसके जितने भी गलियारे बनाए गए हैं, इसकी पूरी हूबहू ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये बिल्कुल आप आने के बाद लगता है किसी भूल भुलैया पे आ गए हों। ये देखिए, और एक इसकी प्रत्येक खिड़की और दरवाजा एक शहर की तरफ जरूर खुलता था। आप देख सकते हैं, ये उस समय सबसे ज्यादा बनाने का कारण यही होता था कि यहाँ से रोशनी के लिए, और रोशनी के बाद हवा आने के लिए, ताकि यहाँ पर ठंडक बनी रहे। देखिए, पूरा यहाँ से लेकर के अगले 1 2 3 लगभग 4 से 5 कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर पूरे भूल भुलैया जैसा कोई गलियारा बना हुआ है। पर हर एक गलियारे को कहीं ना कहीं 20 तरीके से, जहाँ पर ये डैमेज है या तो नीचे जाने का रास्ता भी है, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन ये पूरा जाली लगाकर बंद किया हुआ है इन्होंने। जो ये कमरे नीचे बने हुए हैं, ये काफी अंधेरे में होने के बाद भी ये ठंडे रहते हैं, और यहाँ पे ऊपर जाते ही हवा और प्रकाश का एक नजारा देखने को मिलता है। इस अद्भुत नजारा बनाए गए महल में आज तक सबसे सस्पेंस की बात है कि आज तक यहाँ पर कोई भी राजा बनवाने के बाद यहाँ पर रहने नहीं आया। जहांगीर के लिए एक रात को बनवाया गया ये महल है, सिर्फ एक रात को जहांगीर के लिए बनवाया गया ये महल, उसी तरीके से 400 सालों से उसी तरीके से पड़ा हुआ है। 400 साल के बाद भी आज तक यहाँ पर कोई भी राजा रहने नहीं आया, और 400 साल बाद भी ये खंडहर के रूप में आज ये पड़ा हुआ है, और इतिहास के तथ्यों को समेटे हुए है, अगर बंद किया हुआ है। लेकिन नीचे जाने का रास्ता यहाँ से है, आप देख सकते हैं। तो हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, इसके अगले खंड में देख सकते हैं कि कितनी पतली पतली गलियां हैं, और काफी ऊंची सीढ़ियां हैं यहाँ की, जिसमें जो है अभी तो एक ही आदमी एक बार में आ सकता है। ये सब बनाने का कारण ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर युद्ध के समय पे कोई एक ही बार में एक ही लोग आ सके, ज्यादा आसानी से भाग दौड़ हो। ये देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पे, शायद ये सबसे ऊपरा खंड है। ये खंड थोड़ा सा जर्जर स्थिति में भी है, और ये एक बिल्कुल से इसकी बनावट देखिए, इधर भी पूरे 9 कोने बनाए गए हैं ऐसा डिजाइन के तौर पे, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में भी इधर पूरे 9 कोने बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसी प्रांगण के अंदर पूरे अंदर से कमरों की स्थिति देख करने के बाद ये पूरा एक खुली जगह आपको दिखाई देगी। दिखाते हैं आपको, वैसे पूरी डिजाइन सेम ही बनाई गई है। हम आपको यहाँ पे देखिए, अब सामने एक भव्य नजारा है, खम्भों से बनाई हुई डिजाइन। ये देखिए किस तरीके से पत्थरों को काट के तराशा गया है, ना कोई सीमेंट ना कोई जॉइंट, सिर्फ पत्थरों का जुड़ाव, और इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई ये जो प्राचीन वास्तुकला है, पत्थरों पर सजोई गई है। अगर आप झांसी आते हैं तो झांसी से महज 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। झांसी स्टेशन से कोई भी गाड़ी पकड़िए और इसको जरूर से जरूर विजिट करिए। देख सकते हैं कितना भव्य नजारा है, खंभों की डिजाइन, और ये आप देख सकते हैं इसके गुंबद की जो डिजाइनें हैं, एक ऐसा लगता है कि एक, और इसका जो कलर दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपको,
कोनों पे निकली हुई डिजाइनें हैं जो एक क्रिस्टल की तरह लगी हुई हैं, और किस तरीके से पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और ये जो डिजाइन है ये कलर उसी समय का है, आज से 400 साल पहले का, जो आज तक है बना हुआ है अपनी जगह पे। वहां पे और कमरे के लिए बना, जहाँ पे ढेर सारे ये अलमीरा, छोटी छोटी अलमारी के जैसे ये बने हुए हैं। और ये उस समय हमारे यहाँ तो इनको खूंटा बोला जाता है, आपके यहाँ जो भी बोला जाता है वो पता नहीं, लेकिन उस वक्त या तो इसमें पर्दे या मसाले लगाने के लिए काम आते थे। और ऊपर देख सकते हैं शायद अंधेरा ज्यादा है। अब क्या कारण रहा होगा कि इतने छोटे कमरे में इतनी ज्यादा छोटी छोटी अलमारियां और ये सब बनाने का। मैं आपको छठे खंड से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग अभी नीचे से ऊपर आए हैं, और यहाँ पर खम्भों की डिजाइन आप देख सकते हैं हालांकि पूरा। और इस तरफ का भी मैं आपको दृश्य दिखा दूं। और इसके ऊपर अभी हम चलेंगे उस खंड में जो 7वां खंड है, और ये शायद यहाँ का लास्ट है। ये चारों तरफ से बनी हुई, देखिए इधर से बनी हुई है पूरी खंभों से बनी डिजाइन। और इसके जस्ट अपोजिट आप चलकर देखेंगे तो आपको दिखा दें, इसके जस्ट सामने से बनी हुई। अब जैसे इस तरफ से एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद अंदर जाएंगे तो सामने से उधर से बना हुआ ये बीचों बीच का पूरा गलियारा है। और इधर भी पूरे खंभों से बनी एक बेहतरीन डिजाइन है, और इधर भी, और इधर मेरे राइट साइड में भी, और जस्ट मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, जो एक बिल्कुल अच्छे तरीके की इतिहास में किस तरीके से बनाया गया, क्या सोच रही होगी उस समय के लोगों को। हर एक छत के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके क्रिस्टली डिजाइन में और किस तरीके से रंग सजो करके बनाए गए हैं। आप देखिए वहां की डिजाइन कुछ और थी। देखिए यहाँ पे ये चीजें जो देख रहे हैं आप, ये भी वेंटिलेशन और हवा के लिए बनाई गई है। इसकी नक्काशी देख सकते हैं कि ऊपर से पूरा आज के भारतीय मंदिरों की तरह डिजाइन है, और ये हवा और रोशनदान के लिए बहुत ही बेहतरीन बनाई जाती थी। यहाँ पे अगर रानियों को कक्ष माना जाए तो यहाँ पर फिर इसमें पर्दे लगा दिए जाते थे। ये यहाँ पे पुराना आपको मैं गेट दिखाने की कोशिश करूंगा। ये शायद उसी समय का गेट, तो उस समय का तो नहीं लग रहा, लेकिन डिजाइन उसे काफी पुरानी लग रही है। खुल तो नहीं रहा, नहीं मैं आपको दिखाता। हालांकि इसको छोड़ते हैं और आगे चलते हैं यहाँ से। पूरा का पूरा किला कि आप किधर से भी जा रहे हैं और वहीं वापस आ जाए, आपको एक भूल भुलैया की याद दिला देगा कि ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप कहीं भूल भुलैया में आ गए। 400 साल पहले बनाई गई इन पत्थरों की डिजाइन को आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको तराशा गया होगा पहले से, और आज भी उसी तरीके से ये बनी हुई है। यहाँ से भी एक सीढ़ी है पतली सी, ये शायद नीचे जाने के लिए है, दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ से, लेकिन अगला रास्ता बंद है, इस वजह से इधर हम नहीं जाएंगे। और ऊपर आने के बाद से एक रास्ता, पूरे किले की डिजाइन वैसे देखा जाए तो एक तरीके से सेम तरीके से बनाई गई थी। हर एक दरवाजा इधर से शहर की तरफ खुलता था, और बीच में एक प्रांगण, और चारों तरफ से बने खम्भों की ये डिजाइन है। राइट से लेकर के अगर आप बीच के मेहराबों में खड़े हो जाते हैं तो आपको चारों तरफ से खंभे की बनी डिजाइन बहुत ही भव्य नजर आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा, आगे जाकर के देखेंगे कि यहाँ किस तरीके की डिजाइन है। और यहाँ पर आने के बाद ये जाली लगाकर इसको बंद किया गया है, और किस वजह से, हालांकि यहाँ पर बनी हुई उस समय की जो पेंटिंगें हैं देख सकते हैं, ये आज भी 400 साल से उसी तरीके से हैं। कुछ तो इनमें कुछ तो खराब हो चुका है आने जाने में यहाँ के, या तो कुछ लोगों के द्वारा, या तो बारिश या कुछ वजह से, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी बनी हुई जो 400 साल से कलर की पेंटिंग आज भी टिकी हुई है। जाली से इसको बंद किया गया है, और हम आपको इधर लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि इधर से क्या है।
अभी भी हम आ चुके हैं दूसरे छोर पे, और यहाँ भी आप फिर से सेम ही डिजाइन है वैसे भी देख सकते हैं। और यहाँ की पानी निकास की व्यवस्था देखिए कि जैसे अगर बारिश का पानी यहाँ पे आता रहा होगा तो उसके लिए किस तरीके से पत्थरों की कटाई करके बनाई गई है। देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा पानी यहाँ का निकल के बाहर जाता रहा होगा। और यहाँ पे बनी खिड़कियों की डिजाइन आप देखिए, कितनी बेहतरीन तरीके पत्थरों को काट कर बनाई गई डिजाइन है ये। लेके चलते हैं सबसे ऊपरी और लास्ट 7वें खंड में यहाँ के महल के पतली सी सीढ़ियां हैं, इसके माध्यम से हम ऊपर लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं इसको 9 साल लग गए जिस किलो को बनाने में। काफी अद्भुत डिजाइन भी बनाई गई है, देख सकते हैं। और हम आ चुके हैं यहाँ के 7वें खंड में। देख सकते हैं तो भव्य नजारा इस किले के आर्किटेक्चर को ऊपर से कुछ ऐसे दिखाई देता है। इसको कहते हैं स्वास्तिक के आकार का दिखाई पड़ता है ये, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अहम वो माना जा रहा है ये। यहाँ से जो मेन इसका आप देख सकते हैं गुम्बद है, और जिस किले का जो मेन पॉइंट पीक पॉइंट कहा जा सकता है ये है। यहाँ से 7वें खंड से ये पूरा दिखाई पड़ रहा है। और एक इसका जो बनावट है, चारों तरफ से गेट है, 1 2 और इसके चारों तरफ से जो इसको एक बेहतरीन खंभों की जो बनावट है इसको देख सकते हैं। हालांकि काफी ज्यादा धूप की वजह से ज्यादा क्लियरिटी नहीं आपको यहाँ ऐसा देख के लग रहा हो कि आप अभी जमीन पे हैं, लेकिन हम इसको देखने के बाद देख सकते हैं कि जमीन से हम कितना ऊंचाई पे हैं और सबसे लास्ट खंड पे हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट खंड 7वां खंड है इसका। और हम लोग पहले नीचे वहां पर थे और इसके बाद यहाँ से भी इसका नज़ारा आप देख सकते हो। ये एक इसका पीक पॉइंट है और बहुत ही सुंदर देखने लायक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दतिया में इस किले को जरूर से जरूर विजिट करें। सबसे ऊपर के फ्लोर में तो यहाँ की जो बनावट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से तराशा गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ 400 सालों में कुछ जो है बनावटें घिस चुकी हैं इसकी। यहाँ से भी एक दतिया को बहुत ही अच्छा नजारा दिखने को मिलता है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस महल के 7वें खंड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस मेहराब में आज भी कुछ प्राचीन डिजाइनें बनी हुई हैं जो कि मिट चुकी हैं। और उसके बाद से आप इस महल के बीचों बीच में बना हुआ जो गुंबद है, जिसको पीक पॉइंट बोल सकते हैं। पीक पॉइंट में चारों तरफ से पूरी की पूरी डिजाइन उसी तरीके से ली गई है। अगर आप एक तरफ से देखते हैं तो आपको चारों तरफ की वही डिजाइन सेम टू सेम आपको कॉपी यहाँ से और इसके चारों तरफ बनी हुई सेम डिजाइन आपको दिखेगी। जिस तरीके का गुंबद आपको यहाँ पे दिखेगा वही गुंबद बना हुआ आपको उस पीक पॉइंट पे दिखेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट और इसके राउंड सर्कल में चारों तरफ बनी हुई मेहराबों में और इसके पीक पॉइंट के गुंबद में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की कलर की डिजाइन की गई है उस प्राचीन 400 सालों तक बना हुआ ये आज तक कुछ ना कुछ इसके कलर की डिजाइनें अभी भी सजोकर बनी हुई है। और ये कलर आज 400 सालों के बाद भी उसी तरीके से कहीं ना कहीं बना हुआ है। इतना ज्यादा बारिश का पानी इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उसी तरीके से खड़ा है। इसकी बनी हर एक मेहराबों को आप देख सकते हैं। इस गुंबद में बने इस फूल की फूलनुमा डिजाइन को और चीजों को आप देख सकते हैं। बनी हुई पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। महल के जो गुंबद हैं, महल के गुंबद रिब्ड शैली से बने हैं। इसमें इसके गुंबदों में बनी मोर पक्षियों की डिजाइन बहुत ही लुभानी है। और इसे जो यहाँ पे गुंबदों में बनी जो उल्टे कमल की आकृति है, बुंदेल शैली की बहुत ही अच्छी पहचान है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस सतखंड महल भी इसे कहा जाता है और ये सबसे ऊपरा इसका खंड है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके जो ऊपरी छत पे लास्ट गुंबद में बनी हुई जो आकृति है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही भव्य और आज भी किस तरीके से देखिए बनी हुई डिजाइन है। इसमें तो हालांकि पक्षियों की आकृतियां नहीं है, लेकिन निचले जो गुंबदों हैं गुंबद बने हुए थे ये तो 7वां खंड है। 6वें और 5वें खंड में इसमें काफी
पक्षियों की डिजाइनें भी हैं और कलर से बने हुए हैं और पत्थरों को तराश करके किस तरीके से बनाया गया है ये। और यहाँ पे ऊपर की डिजाइन आप देख सकते हैं। इस 7वें खंड के बीचों बीच खड़े होके आप देख सकते हैं कि चारों तरफ की डिजाइनें, आप इधर की डिजाइन देख सकते हैं और आप सामने इधर की डिजाइन सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके की पद्धति और उसी तरीके की बनावट, सेम उसी तरीके की पत्थरों को तराश करके बनाया गया है। इधर भी एक छोटा गुम्बद, उसके बाद बड़ा गुम्बद और एक कमरे नुमा आकृति बनाई गई है। और इधर भी उसी तरीके से 2 खंभों के बाद एक उसी तरीके की सीनरी बन रही है, एक छोटा गुम्बद और उसके बाद एक बड़ा गुम्बद बन रहा है। और हर एक कमरों में मुझे एक चीज ये दिखी इस शैली में कि यहाँ पे जो हर एक कमरे में छोटी छोटी अलमारी नुमा बनाई गई है, इसका क्या उपयोग रहा होगा ये चीज आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे कैमरामैन हमारे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और इसमें क्या है, महल में जो नुकीले और गोले दोनों तरह के मेहराब हैं जो मुगल और राजपूत शैलियों के मेल को दर्शाते हैं। जो इसमें मेहराब हैं वो गोल मेहराब भी हैं और नुकीले मेहराब भी। आप देख सकते हैं कुछ जो मेहराब हैं वो गोल हैं और कुछ नुकीले मेहराब हैं जो मुगल शैली को भी दर्शाते हैं। और जो उल्टे कमलनुमा हम आपको दिखाएंगे, जो उल्टे कमलनुमा आकृति बनी हुई है गुंबदों के ऊपर, ये बुंदेली शैली की एक उत्कृष्ट शैली को दिखाता है। आप ये यहाँ पे देखिए, पत्थरों पे बनाई गई कितनी पास आकर के मेरे कैमरे में आपको दिखाएंगे कि पत्थरों पर बनी हुई किस तरीके से बनावट है ये तराश कर बनाई गई। जो एक पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न और हाथों से तराश कर बनाई गई ये डिजाइन कितनी तरीके से जो है ये बनाई गई होगी। ये एक जाली से चारों तरफ बंद है, लेकिन फिर भी मैं इसके जाली के जो सांसें हैं उसके दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे कुछ सीट नुमा बनी हुई है, हालांकि जैसे एक मुस्लिम समुदाय की ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ कबर नुमा बनी हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, हालांकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। ना फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ प्रिंटेड है कि कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं बता पाऊँ। और इसके सामने का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। और अगर आप दतिया आए तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस महल को जरूर से जरूर विजिट करें और एक बार देखें यहाँ आकर के, यहाँ के शांति का वातावरण। और इसके बाद कुछ दूर में यहाँ पे एक दतिया मंदिर भी है। वो दतिया मंदिर में आप जा करके वहाँ पे माता जी के दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ पे माना जाता है कि रक्षा के लिए भारत में जब कभी भारत और चीन का या पाकिस्तान का विवाद हुआ था तो वहाँ भी कह सकते हैं कि वहाँ हवन हुआ था। किसी भी युद्ध के पहले या कहीं भी कार्यक्रम के पहले वहाँ पर यज्ञ किया जाता था और हवन किया जाता था, पूजा की जाती थी उसकी जीत के लिए। तो आप उसको भी विजिट करें। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले ब्लॉग में कि दतिया के मंदिर है जो माता जी का, उसको भी मैं विजिट करवाऊंगा आपको। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यहाँ जरूर से जरूर आएं, यहाँ की शैली को और यहाँ पर बने महल को, बहुत ही शांति वातावरण है, इसको जरूर विजिट करें। अब बाहर की ओर खिड़की है, वहाँ का नजारा दिखाना चाहूंगा। हालांकि ये कितनी कमजोर हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको जा करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए कितना किले का एक प्यारा व्यू बाहर का। और ये तालाब है, इसका भी कितना प्यारा व्यू आ रहा है। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं पूरा दतिया का वो शहर है। और यहाँ से भी एक तालाब दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक पास में एक खंडहर नुमा और आपको किले की कुछ आकृति बनाई दिखाई देगी। बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। उस छोटी खिड़की के बाद आप सतखंड में चढ़ करके एक पीछे की तरफ इस खिड़की है जो बीच से टूटी हुई है, इसी से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कितना भव्य नजारा दिखता है। पूरा किले का आप देख सकते हैं। यहाँ से किले का जो है आप पूरा बैकग्राउंड भी देख सकते हैं। यहाँ से बहुत ही प्यारा नजारा है यार। चलते हैं नीचे सतखंड से 6वें खंड की ओर नीचे उतरते हैं। और यहाँ पे काफी पतली रास्ता है, एक लोग एक ही बार में जा सकता है, देख सकते हैं। और हम आ चुके हैं, ये नीचे का 6वां खंड है। ये यहीं से हम लोग गए थे पहले।